दिल्ली के वसंत विहार में एक शानदार विला था। आज से कुछ साल पहले तक इस विला की शान ही कुछ और हुआ करती थी, लेकिन इन दिनों इसके हाल कुछ खराब से थे, क्योंकि जिस खानदान का ये बंगला था उसका कारोबार दिनों दिन चौपट होते जा रहा था। इस विला और इस खानदान को किसी फरिश्ते की जरूरत थी। एक रोज एक कार जोर से हॉर्न बजाते हुए इस विला में आ पहुंची। लेटेस्ट मॉडल की शानदार कार थी वो। उस कार में से एक आदमी उतरा। उस आदमी को कार से उतरता देखकर उस विला की मालकिन मधु बाहर आ गई। मधु 56 साल की उम्र की मोटी और छोटी कदकाठी की औरत थी। मधु ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने ब्रांडेड जूते पहनने से लेकर ब्रांडेड परफ्यूम लगाया हुआ था। मधु उसे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, रॉकी, तुम हमेशा के जैसे हैंडसम लग रहे हो और तुम्हारी घड़ी कितनी प्यारी लग रही है। ये वही लिमिटेड एडिशन वाली घड़ी है ना, जिसकी कीमत 16 लाख है। रॉकी राजपूत दिल्ली के सबसे अमीर परिवारों में से एक परिवार का वारिस था। मधु के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रॉकी मुस्कुराने लगा। दौलत पर बेहद नाज था उसे। उसने इतराते हुए मधु से कहा, आंटी, एक बार आपकी बेटी मुझसे शादी करने के लिए मान जाए तो ऐसे 100 घड़ियां गिफ्ट कर दूंगा आपको। रॉकी की ये बात सुनकर मधु ने एक गहरी सांस छोड़ी और उदास मन से कहने लगी, बेटा, तुम तो जानते ही हो कि मैं तो हमेशा से चाहती आ रही हूं कि तुम्हारी और शनाया की शादी हो जाए, लेकिन उसने उस निठल्ले निकम्मे विवेक से जो शादी कर ली है। पर तुम देखना, मैं जल्द ही उन दोनों का तलाक करवा दूंगी और फिर शनाया सिर्फ तुम्हारी होगी। ये बात कहते हुए मधु की आंखों में शैतानी चमक आई। मधु किसी जमाने में खानदानी रईस हुआ करती थी, लेकिन इन दिनों उसके और उसके परिवार के हाल बदहाल थे। वो जानती थी कि रॉकी ही वो इंसान है जो उसकी मदद कर पाएगा, इसलिए मधु को उन दिनों रॉकी पर कुछ ज्यादा प्यार उमड़ रहा था। इधर मधु और रॉकी विला के अंदर चले गए। उन दोनों ने देखा कि शनाया और विवेक पहले से वहां मौजूद थे। विवेक को वहां बैठा हुआ देख मधु को उस पर गुस्सा आने लगा। उसने अपने दामाद से किसी नौकर के जैसे कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? जाओ जाकर रॉकी के लिए पानी और ग्रीन टी लेकर आओ। इधर सोफे पर बैठता हुआ रॉकी भी विवेक को ऑर्डर देते हुए कहने लगा, ए सुनो, शक्कर मत डालना उसमें। विवेक ने एक पल अपनी बीवी शनाया को देखा। शनाया ने अपनी आंखें झुका ली। विवेक वहां से चला गया। विवेक के जाने के बाद मधु ने रॉकी से कहा, अरे बेटा, तुम इतना दूर क्यों बैठे हो? यहां शनाया के पास बैठो। शनाया ने अपनी मां को घूर कर देखा, लेकिन मधु ने उस पर ध्यान नहीं दिया। रॉकी शनाया के बगल में आकर बैठ गया। कुछ देर शांति छा गई। फिर रॉकी ने शनाया से कहा, शनाया, मुझसे शादी कर लो। शनाया ने बुरा मुंह बनाकर उससे कहा, रॉकी, मेरी शादी हो चुकी है। रॉकी ने हंसते हुए उससे कहा, शादी? माय फुट, इसे शादी कहती हो तुम? वो लूजर जो तुम्हारे घर में नौकरों वाला काम कर रहा है, उसे पति कहती हो तुम? शनाया का मन हुआ कि वो रॉकी को पलटकर जवाब दे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानती थी कि रॉकी सच कह रहा था। शनाया को विवेक से बेहद प्यार था। वो हमेशा उसकी चिंता करती थी, लेकिन वो जानती थी कि विवेक जिंदगी से हारा हुआ इंसान है। रॉकी ने आगे कहा, तुमने कभी शक्ल देखी उस विवेक की? तुम इतनी खूबसूरत, परियों जैसी, और वो भद्दा सा, लबॉडी ना कुछ। मैं एक हाथ मार दूं तो उड़ जाएगा। और किस काम का है वो? कमाता भी नहीं कुछ, बस तुम्हारे घर में नौकरों के जैसे पड़ा हुआ है। तलाक दो यार उस पटीचर को। रॉकी विवेक के बारे में अनाप शनाप बक रहा था। तभी विवेक हाथ में एक ट्रे लेकर वहां पहुंचा। रॉकी को ग्रीन टी दी और वहां उन लोगों के सामने खड़ा हो गया। उसे यूं नौकरों के जैसे खड़ा देख शनाया को अपने पति के लिए बुरा लगा। वो उससे प्यार से बोली, विवेक, तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ।
विवेक बैठने ही वाला था कि मधु ने फिर से उसे ऑर्डर दे दिया। ग्रीन टी बोली तो तुम सिर्फ ग्रीन टी लाए? कुछ खाने के लिए भी ले आते तो मौत आ जाती। अपना दिमाग तो कभी इस्तेमाल कर ही नहीं सकते ना तुम। विवेक एक बार फिर सिर नीचे झुकाए किचन में चला गया। विवेक को यूं जाता देख रॉकी और मधु एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। रॉकी ने इस बार धमकी भरे अंदाज में शनाया से कहा, देखो शनाया, ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि तुम्हारा खानदान लुट चुका है। तुम्हारी फैक्ट्री के इतने बुरे हाल है कि तुमने अपने वर्कर्स को पिछले 1 साल से सैलरी तक नहीं दी है। ऊपर से तुम्हारे डैड वहां हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। तुम जानती हो ना शनाया कि तुम्हारे पास उनके इलाज के पैसे तक खत्म होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर तुम्हें अपनी फैक्ट्री और डैड को बचाने के लिए मेरी जरूरत है और मैं खुद तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल आई लव यू, लेकिन बस मेरी एक छोटी सी शर्त है, मैरी मी। रॉकी की बात खत्म होते ही मधु बोली, सोच क्या रही है? अगर पैसे नहीं रहे तो तेरे पापा की फैक्ट्री तो बंद होगी ही, साथ में इलाज की कमी से तेरे पापा भी मर जाएंगे। ये कहकर मधु रोने लगी। विवेक दरवाजे की आड़ में खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे हालत में उसे क्या करना चाहिए। एक पल को उसका मन हुआ कि वो रॉकी का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो जानता था कि एक रॉकी ही था जो शनाया की फैक्ट्री बचाने में मदद कर सकता था। इसलिए उसने अपना गुस्सा पी लिया और खाने की प्लेट सामने टेबल पर रख वहां से जाने लगा। उसे जाता देख रॉकी उसे बोला, 1 मिनट रुक। उसके बाद वो शनाया की तरफ घुमा और बोला, शनाया, तुम्हें इस आदमी की फिक्र है ना? तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इस इंसान का भी भला कर देता हूं। ये कहते हुए रॉकी ने अपने कोट की जेब से एक चेक बुक निकाली और उस पर साइन करके उसे विवेक को दिया और उससे बोला, ये 15 लाख का चेक है। तुमने अपनी जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं देखे होंगे। इसे लो और शनाया को तलाक दे दो। वैसे तो तुम एक फूटी कौड़ी भी डिजर्व नहीं करते, पर शनाया के लिए ये 15 लाख तुम्हारे। ये सुनकर विवेक का चेहरा उतर गया। उसने बेचारगी से शनाया की तरफ देखा। शनाया ने भी शर्म से आंखें झुका ली। विवेक डरते डरते रॉकी से बोला, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। आई लव माई वाइफ। ये सुनकर मधु का मन किया कि वो विवेक को एक जोर का तमाचा मार दे, लेकिन वो अपने आप को काबू में करते हुए विवेक से बोली, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, भगवान के लिए मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। जब से तुम आए हो उसने कभी खुशी का एक पल तक नहीं जिया। पिछले 5 सालों से जब से तुम्हारी शादी मेरी बेटी से हुई है, हमारी जिंदगी क्या से क्या हो गई है। तुम्हारे कदम पड़ते ही हम बर्बाद होने लगे। हमारा कारोबार लूट गया। मेरे पति पिछले 1 साल से कोमा में पड़े हैं। मनहूस हो तुम। भगवान के लिए मेरी बेटी को तलाक दे दो। अगर तलाक नहीं दे सकते हो तो कहीं जाकर मर जाओ ताकि मेरी बेटी की जान बचे। मधु की बातों ने विवेक को तोड़ दिया था। वो रोता हुआ वहां से चला गया। रात के कुछ 2 बज रहे थे। पूरा शहर सो गया था। चारों तरफ शांति थी। विवेक एक ऊंची सी बिल्डिंग की छत पर बैठा नशे में धुत था। वो रोता हुआ शराब पर शराब पिए जा रहा था, लेकिन शराब उसके जख्मों पर मरहम नहीं लगा पा रही थी। आखिर में गुस्से में आकर उसने बोतल तोड़ दी। वो गुस्से में चीखने लगा और आसमान में देख बातें करने लगा। आसमान में बैठकर तामशा क्या देखता रहता है? तुझे मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आती ना? मैंने क्या बिगाड़ा है भगवान तेरा? क्यों तू मेरे साथ ऐसा करता है? पहले मेरे पिता को मार दिया, फिर मेरी माँ और मेरे पूरे परिवार को मुझसे जुदा कर दिया। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लोग जिंदा हैं या मर गए। ऐसा क्यों करता है मेरे साथ तू? सब मुझसे नफरत करते हैं, जैसे मैं कोई दंदी नाली का कीड़ा हूं। घिन करते हैं सब। एक एक वो लड़की ही तो है, शनाया, जो प्यार करती है मुझसे, लेकिन मेरे कारण बेचारी वो भी परेशान रहती है। मैं भी तो उस घर में नौकरों के जैसे सिर्फ शनाया के लिए रहता हूं। पर अब कैसे समझाऊं मैं ये बात सबको? वैसे सही कहती है मेरी सास, मनहूस हूं मैं।
मेरा मर जाना ही ठीक है। काश आज से 5 साल पहले मैं भी अपने पिता की तरह मर गया होता या गायब हो गया होता। पर मेरी फूटी किस्मत, मैं शहर में ही नहीं था तब। मैं तभी मर जाता तो शनाया को मेरे वजह से इतना सहना ना पड़ता। लेकिन जो नहीं हुआ वो अब होगा। मैं शनाया को सब खुशियां दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। हाँ, मैं मर जाऊंगा ताकि शनाया रॉकी के साथ खुशी से रह सके। रॉकी के पास बहुत पैसा है, बहुत। शनाया के लिए वो सही है एकदम। मैं ना एक काम करता हूं, यहां से कूद जाता हूं। थोड़ा बुरा लगेगा शनाया को, पर कुछ ही टाइम के लिए। उसके बाद तो उसको हल्का लगेगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो उसके सर से। वैसे भी मैं कुछ नहीं कर पाया आज तक शनाया के लिए। कम से कम मरकर उसे आजाद तो कर ही सकता हूं। ये कहकर विवेक लड़खड़ाता हुआ छत की मुडेर पर चढ़ गया। नशे में होने के कारण वो डोलने लगा। उसने एक बार फिर आसमान की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। आंसुओं के कारण उसकी आंखें धुंधला गई थीं। उसने अपनी बची कूची ताकत लगाई और बिल्डिंग से नीचे कूद गया। तभी जोर की एक बिजली करकी। विवेक एक पल को जैसे हवा में अटक गया। विवेक सुरूर में था, लेकिन सुरूर में होने के बाद भी उसे ये समझ में आने लगा कि वो बिल्डिंग से नीचे नहीं गिर रहा था, वो हवा में उड़ने लगा था। विवेक को लग रहा था कि ये सब उसका वहम है, लेकिन उस रात उस सुनसान बिल्डिंग की छत पर वो सब सच में हो रहा था। विवेक नशे में बड़बड़ाने लगा, ये क्या हो रहा है भगवान। कुछ ही पल में हवा में लटके विवेक को जैसे किसी शक्ति ने धक्का दिया और वो छत पर वापस आकर गिर गया। विवेक जैसे तैसे कर उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे साफ दिखाई देना बंद होने लगा था। तभी और तेज आंधी चलने लगी और कुछ देर में विवेक ने देखा कि उसके सामने कोई बूढ़ा आदमी खड़ा था। विवेक को साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो समझ पा रहा था कि वो बूढ़ा आदमी कोई सन्यासी था। विवेक ने उससे नशे में ही पूछा, आप कौन है बाबा? सन्यासी मुस्कुराया और बड़े प्यार से बोला, मुझे भूल गए विवेक, मैं ही तो वो हूं जिसने 5 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी। नहीं तो तुम भी अपने पिता की तरह या तो मर जाते या अपने बाकी परिवार की तरह गुम हो जाते, याद नहीं? विवेक ने उसे गौर से देखा, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। सन्यासी ने आगे कहा, विवेक, तुम्हारे पिता के मुझ पर बहुत एहसान है, इसलिए आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और अपनी सारी शक्तियां मैंने तुम्हारे अंदर डाल दी थी। मैंने कहा था तुमसे कि ये शक्तियां मिलने के बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। याद करो विवेक। एकदम से प्रकट हुए उस बूढ़े आदमी ने विवेक को झटका दिया था। उसने विवेक का नशा कम कर दिया था। विवेक को कुछ कुछ याद आने लगा था। उसने सन्यासी से कहा, हाँ मुझे याद आया। लेकिन मैं तो समझा था कि आप यूं ही मुझे बहलाने के लिए झूठ कह रहे थे। इस बात पर सन्यासी मुस्कुराकर बोला, मैं सन्यासी हूं पुत्र, सन्यासी किसी से झूठ नहीं बोलते। ये बात सुनकर विवेक भड़क गया और बोला, अगर आप सच कह रहे थे तो मैं इतने सालों से यूं जानवर से बदतर जिंदगी क्यों जी रहा हूं? सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, विवेक, तुम एक आम इंसान हो। मैंने तुम में जो शक्तियां डाली थीं वो देवीय थीं। जब किसी आम इंसान में ऐसी शक्तियां आती है तो उसका शरीर एकदम से उन शक्तियों को सह नहीं पाता। इसलिए तुम 5 सालों के लिए एक कमजोर और डरपोक आदमी बन गए। पर मेरे बच्चे, अब सब बदल जाएगा। 5 साल बीत चुके हैं। अब मेरी शक्तियां तुम्हारे अंदर काम करने लगेंगी। तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी विवेक। विवेक ये सुनकर एक बार फिर उस सन्यासी पर चिढ़ गया और बोलने लगा, झूठ, झूठ, एक बार और झूठ। पहले भी आप बड़े बड़े वादे करके गए थे और अब भी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो। न तब कुछ हुआ था, न अब कुछ होगा। आप झूठे हो। सन्यासी फिर से मुस्कुरा दिया। उसके मुस्कान में लेकिन इस बार कोई राज छुपा हुआ था। वो बोला,
तुम्हारी जैसी इच्छा। मत करो मुझ पर विश्वास। जब चमत्कार होगा तब अपने आप मान लोगे मेरी बात। इस बात का कोई जवाब विवेक दे पाता उससे पहले ही एक तेज आंधी दोबारा चली और सन्यासी जैसे अचानक प्रकट हुआ था वैसे ही अचानक गायब हो गया। पर इस बार आंधी से न जाने विवेक को क्या हुआ कि वो चक्कर खाकर गिर गया। शायद ये शराब का नतीजा था। रात बीत चुकी थी, सूरज सर पर था। विवेक रात भर से छत पर ही पड़ा हुआ था। सूरज की गर्मी बढ़ने के कारण उसकी आंख खुली। वो जैसे तैसे उठकर बैठा। उसे अचानक उस सन्यासी की याद आई, पर दूसरे ही पल उसने उसे सपना समझकर भूलना चाहा। उसका सर जोरों से दुख रहा था। उसने अपनी आंखें मली और देखा कि उसके सामने 4-5 हट्टे-कट्टे आदमी खड़े थे। किसी के हाथ में मोटी सी लोहे की चैन थी, तो किसी ने हाथ में लकड़ी का बड़ा सा डंडा, तो किसी के हाथ में चाकू। इनमें से एक आदमी विवेक को घूरते हुए बोला, मारो इसे, यही है जिसकी वजह से हमारे बॉस का जीना हराम हो रखा है। ये रास्ते से हट जाएगा तो रॉकी बॉस इसकी बीवी से शादी मनाएंगे। मारो। उस आदमी का इतना कहना था कि वो सभी गुंडे भूखे भेड़ियों की तरह विवेक पर लपक पड़े। विवेक का डर के मारे बुरा हाल हो गया था। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उनमें से एक आदमी ने उसे मुक्का मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। तभी विवेक ने अपना बचाव करने के लिए उसका हाथ रोक लिया, लेकिन विवेक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उसने देखा कि उसने उस पहलवान का हाथ इतने जोर से पकड़ा हुआ था कि पहलवान चाहकर भी उससे उसका हाथ छुड़वा नहीं पा रहा था। ये देखकर सिर्फ विवेक नहीं बल्कि वहां मौजूद सब चौंक गए। अचानक विवेक के शरीर में झुरझुरी सी चलने लगी। उसे अपने अंदर अचानक शक्ति का एहसास होने लगा। विवेक एक के बाद एक रॉकी के आदमियों को मारे जा रहा था। तेज धूप सबकी आंखों को चौंधिया रही थी। विवेक के हाथों में पहलवानों सी ताकत आ गई थी। उसने एक आदमी को उठाया और जमीन पर पटक दिया। तभी दूसरा आदमी पीछे से आया और उसने उस पर चाकू से वार करना चाहा, लेकिन उस वक्त तो जैसे विवेक की पीठ पर भी आंखें लग गई थी। वो आदमी उस पर वार कर पाता उससे पहले ही विवेक घूम गया। उसने उस आदमी की कलाई पकड़ी और उसे मोड़ दिया। उसकी हड्डी टूटने की आवाज इतनी जोर से आई कि पल भर के लिए सब रुक गए। ये देखते ही उस ग्रुप के लीडर ने विवेक के गले में लोहे की चैन डाली और उसे जोर से खिंचा। विवेक ने भी उस चैन को अपने गले से खिंचा। उसमें आज इतनी ताकत आ गई थी कि उसने चैन को धागे के जैसे एक झटके में तोड़ दिया और लीडर को धक्का मारा। वो जमीन पर गिर पड़ा। लीडर जैसे तैसे उठा। उसने आसपास देखा तो पाया कि उसके सारे आदमी घायल थे, सब जमीन पर पड़े थे। उसे उस वक्त वहां से भाग जाना ही सही लगा। उसने विवेक को घूरकर देखा और बोला, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं जल्द ही वापस लौटूंगा तेरी मौत के साथ। और वो वहां से भाग गया। उस आदमी के जाने के बाद विवेक को कुछ अजीब सा लगा। वो अपने आसपास घायल पड़े हट्टे-कट्टे आदमियों को देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इन सब आदमियों को उसने मारा था। पिछले 5 सालों में तो उसने मक्खी तक नहीं मारी थी, तो अचानक इतने आदमियों को उस अकेले ने कैसे मार गिराया? वो आदमी जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठा, उसे उसके बॉस का फोन आया। बॉस का फोन देखकर उस आदमी की हालत मारे डर के खराब हो गई। बॉस ने उससे पूछा, मजा चखा दिया उस विवेक को? लीडर ने जवाब दिया, वो बॉस, वो आदमी ने तो हमारे ही सारे आदमियों को घायल कर दिया। ये सुनकर पहले तो बॉस को उसकी बात का यकीन नहीं हुआ। फिर वो गुस्से से उबलते हुए बोला, मेरे यहां मुफ्त की रोटी तोड़ते तोड़ते सान हो गए हो तुम लोग। गधों, एक मच्छर को नहीं मार पाए। मैं तुम जैसे निक्कमों को और पाल नहीं सकता। आइंदा मुझे यानी रॉकी को अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना जिंदा नहीं बचोगे। रॉकी ने फोन काट दिया। लीडर रॉकी की बातें सुनकर पत्थर सा जम गया। शनाया विवेक के लिए परेशान हो रही थी। वो कल रात से घर नहीं लौटा था। उसने उसे कई बार कॉल किया पर उसका फोन बंद आ रहा था। वो सोफे पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे यूं परेशान देखकर मधु बोली, शनाया, तुम कब तक सहोगी उस निकम्मे को? शनाया ने सिर ऊपर उठाकर अपनी मां को देखा।
एक गहरी सांस ली और बोली, आप थकती नहीं है की बात से? ये सुन मधु का चेहरा उतर गया। वो बेचारे सा मुंह बनाकर बोली, मुझे मजा थोड़े आता है तुम्हें बार बार ये कहने में, लेकिन मुझसे तुम्हारी तकलीफ अब और देखी नहीं जाती। तुम विवेक को डाइवोर्स दे दो शनाया, मेरी बात मानो। शनाया ने ठंडी नजर मधु पर डाली और कहा, मम्मा, पापा हॉस्पिटलाइज्ड है, हमारी कंपनी डूबने की कगार पर है, सब चीजें बिखरी हुई हैं और ऐसे में आप चाहती हैं कि मैं विवेक को डाइवोर्स देकर एक और चीज खराब कर लूं? विवेक मेरा पति है और मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, और वो इतना बुरा इंसान नहीं है जितना आप उसे समझती हैं। इस बात पर ताने मारते हुए मधु बोली, क्या खाक अच्छा है, न कमाता है न कुछ करता है, पिछले 5 सालों से इस घर में पड़ा पड़ा बस रोटियां ही तोड़ रहा है। और जैसा तुम उसके बारे में कह रही हो, वो अच्छा होता ना बेटा तो यूं तुम्हें बिना बताए रात भर गायब नहीं रहता। कोई जिम्मेदार आदमी कभी ऐसा नहीं करता। मधु की इस बात ने शनाया को एक पल के लिए सोच में डाल दिया। वो मधु से बोली, मम्मा, वो किसी मुसीबत में फंस गया होगा, नहीं तो वो कभी ऐसा नहीं करता। मधु इस बात पर आगे कुछ कहती, उससे पहले ही उसे उसकी छोटी बेटी ऋचा का फोन आ गया। मधु ने फोन उठाया। ऋचा ने उसे कुछ ऐसा कहा कि वो सुनकर उसके होश उड़ गए। शनाया ने मधु को देखा तो वो भी डर गई और पूछने लगी, मम्मा क्या हुआ, कौन था फोन पर? उसने जैसे तैसे जवाब दिया, ऋचा का फोन था, तुम्हारे पापा, उनकी हालत और खराब हो गई है। मधु का इतना कहना था कि शनाया भागकर कार ले आई और दोनों माँ बेटी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। उनका घर से जाना था ही कि विवेक घर को लौट आया, लेकिन घर पर कोई नहीं था। बस एक सन्नाटा छाया हुआ था। खाली घर उसे अजीब लग रहा था। उसे पता नहीं था कि मधु और शनाया हॉस्पिटल में उसके ससुर अशोक बंसल की बिगड़ती हालत को देखने गए हुए हैं। कुछ ही देर में मधु और शनाया हॉस्पिटल पहुंच गए। अशोक शहर के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स में से एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। मधु और शनाया ऊपर के माले पर गए तो उन्होंने देखा कि ऋचा उनके इंतजार में आईसीयू के बाहर खड़ी थी। ऋचा अशोक बंसल की छोटी बेटी थी। मधु दौड़ते हुए उसके पास गई और उससे पूछा, ऋचा क्या हुआ, तुमने अचानक हमें यहाँ क्यों बुलाया, क्या हुआ है तेरे डैड को? मधु की बात सुनकर ऋचा रोने लगी। मधु से सब्र नहीं हो रहा था, वो उस पर भड़क गई। रोना बंद कर और बताना क्या बोला डॉक्टर ने। ऋचा कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। शनाया ने आईसीयू के अंदर जाना बेहतर समझा। वो अंदर गई, वहां उसके पिता का इलाज करने वाले डॉक्टर दुबे पहले से मौजूद थे। शनाया की एक नजर सामने बिस्तर पर लेटे अपने पिता पर पड़ी। वो बेहद कमजोर दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई इंसान नहीं, कंकाल था, जिसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम की मदद से जिंदा रखने की कोशिश की जा रही थी। पूरे शरीर पर जैसे पाइप्स लगे हुए थे। ऑक्सीजन मास्क की मदद से वो सांसें ले रहे थे। शनाया के भी आंखों से आंसू बह गए। उसने अपने आप को संभाला और डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डैड को डॉक्टर? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, शनाया बेटा, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, पर तुम्हारे डैड के बचने के अब कोई चांसेस नहीं हैं। एक के बाद एक उनके ऑर्गन्स डेड होते जा रहे हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला किया है कि अब हम उनका वेंटिलेटर हटा देंगे एंड वी विल लेट हिम डाई पीसफुली। ये कहकर उन्होंने नजरें झुका ली। शनाया के पीछे पीछे मधु और ऋचा भी अंदर आ गए थे। मधु ने जब ये बात सुनी तो उसके मुंह से एक चीख सी निकल गई। क्या? उसने डॉक्टर दुबे को पकड़ते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डॉक्टर? आप कैसे निकाल सकते हैं मेरे पति का वेंटिलेटर? हम चुका रहे हैं ना आपका बिल। माना कि हम पिछले महीने के पैसे नहीं दे पाए थे, लेकिन इस बात की इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए मेरे पति को। डॉक्टर को इस परिवार के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। वो मधु को समझाते हुए बोले, देखिए, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। आपके पति की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है।
ऐसे में उन्हें वेंटिलेटर पर रखना उन्हें तकलीफ देना ही है। आप सोच भी नहीं सकती कितने दर्द में है इस वक्त आपके पति का शरीर। इस पर शनाया बोली, पर डॉक्टर, कोई तो तरीका होगा ना डैड को बचाने का। डॉक्टर अफसोस जताते हुए बोले, ओनली मिरेकल कैन सेव हिम शनाया। दिन बीत चुका था। सोफे पर बैठे बैठे विवेक की आंख कब लग गई उसे पता भी नहीं चला। जब डोरबेल बजी तो विवेक की नींद खुली। उसने दरवाजा खोला तो देखा सामने शनाया खड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उतरा हुआ था, रोने के कारण आंखें सूजी हुई थी। विवेक ने उसे इस हालत में देखा तो वो घबरा गया। शनाया, क्या हुआ? तुम ऐसे, सब ठीक तो है ना? और मैं कब से कॉल कर रहा था, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कुछ कहने की शनाया की हिम्मत नहीं बची थी। वो हताश से बस आगे बढ़ती ही जा रही थी और सोफे पर जा धम से बैठ गई। विवेक किचन में गया और उसके लिए पानी लेकर आया। उसने शनाया को पानी पिलाया और प्यार से पूछा, शनाया बोलो ना, क्या हुआ है? शनाया ने एक ठंडी सांस ली और बोली, क्या बोलूं कि डैड के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। मम्मा इस बात से टूट चुकी हैं और मैं I'm just so helpless। ये सुनकर विवेक को धक्का सा लग गया। उसे समझ नहीं आया उसे इस बात का क्या जवाब देना चाहिए। फिर शनाया वहां से चली गई। विवेक वहां अकेला रह गया। उसकी आंखों के सामने रह रहकर अपने ससुर का चेहरा आ रहा था। उस घर में उसके ससुर ही थे जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वो ही वजह थे शनाया और उसके रिश्ते की। उसके ससुर अशोक बंसल दिल्ली के जाने माने रईसों में से एक थे। उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन पिछले 5 सालों में उनका कारोबार डूबने लगा था और पिछले साल अचानक ही वो बीमार पड़ गए। उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों को उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ गया। 1 साल से वो वेंटिलेटर के सहारे जिंदा थे। विवेक की आंखों में आंसू आने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घर पर बैठना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। विवेक ने अपनी आंखें भींची और सिर ऊपर उठाकर गहरी सांस ली। उसे एकदम से महसूस हुआ उसके शरीर में कुछ बदल रहा था। अचानक किसी ऊर्जा का एहसास होने लगा उसे। उसके पूरे बदन में झुरझुरी चलने लगी। उसके दिमाग में अजीब से वाइब्रेशंस महसूस होने लगे। वो उठ खड़ा हुआ, जैसे कोई शक्ति उसे खींचने लगी हो। वो अपने आप ही बाहर निकल गया और सड़क पर पैदल चलने लगा। रात गहरी थी। कुछ तो अजीब हो रहा था उसके साथ। उस पर जैसे कोई नशा सवार था। विवेक कब हॉस्पिटल पहुंच गया उसे पता भी नहीं चला। आईसीयू के बाहर वेटिंग एरिया में मधु बैठे बैठे सो गई थी। कुछ दूर अशोक बंसल की देखरेख में बैठी नर्स भी अपना सर डेस्क पर रखे सो रही थी। उन दोनों के अलावा उस पूरे फ्लोर पर कोई नहीं था। विवेक आईसीयू की तरफ धीमे कदमों से बढ़ा चला जा रहा था। आईसीयू के बाहर पहुंचने पर उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। अशोक बेड पर किसी जिंदा लाश की तरह पड़े हुए थे। विवेक उनके पास गया। उसने उनकी छाती पर हाथ रखा तो उनके शरीर में कुछ हलचल हुई। विवेक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर एक पल को उनके पूरे शरीर को देखा। उसकी आंखें जैसे एमआरआई मशीन बन गई थी। उसे उनके शरीर की एक एक नस साफ दिखाई दे रही थी। विवेक को अशोक की बीमारी जैसे ही समझ आई, उसका सर और ज्यादा चकराने लगा। उसने अशोक के वेंटिलेटर को बंद कर दिया। विवेक अब और ज्यादा सावधान हो गया था, क्योंकि अगर उसे ये करते हुए कोई देख लेता तो हंगामा खड़ा कर देता। हालांकि वो अपने पूरे होश में नहीं था, लेकिन फिर भी उसके मन में मधु को लेकर टेंशन थी। मधु को अगर भनक भी लग जाती कि वो अशोक से मिलने आया है तो वो तमाशा बना देती। वेंटिलेटर बंद होने का भी अशोक पर कोई खास असर नहीं लग रहा था। इसका मतलब ये था कि वाकई उनकी हालत बहुत खराब थी, इतनी कि वो पेन में भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे। जिंदा लाश के जैसे बस वहां पड़े हुए थे। विवेक ने उन्हें एक नजर गौर से देखा। उसके बाद अपने आप ही उसका हाथ अपनी जेब में चला गया। उसने अपनी जेब पटोली तो एक पुड़िया जैसा कुछ निकला।
विवेक को याद ही नहीं कि उसने ये पुड़िया कब अपनी जेब में रखी थी। उसने वो पुड़िया खोली और उसमें एक लेप जैसा बनाकर अपनी हथेली पर लगाया। उसने लेप का कुछ हिस्सा अशोक की नाभि, तलवों और हथेली पर लगाया। उसके बाद अपनी लेप लगी हथेली को अशोक के मुंह पर रखा। उसने उनका मुंह और नाक दोनों ही ढक दिया। उसके बाद विवेक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अपनी आवाज सुनकर विवेक खुद ही चौंक गया। जो मंत्र वो पढ़ रहा था वो संस्कृत में थे और उसे संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती थी। उसके मंत्र पढ़ने के कुछ देर बाद ही अशोक ने गहरी सांसें लेना शुरू कर दी। विवेक ने फिर से पल्स चेक करने के लिए अशोक का हाथ देखा। उनकी धड़कनें तेज चलने लगी थी। विवेक का ध्यान नहीं गया, पर अशोक के पास लगे मॉनिटर में हलचल होने लगी थी। उस हलचल के कारण एक अलार्म सा बज गया। ये अलार्म आईसीयू के बाहर लगा हुआ था। अलार्म की आवाज सुनकर मधु की नींद टूट गई। उसने घबराते हुए पास में सोई हुई नर्स को देखा और उसकी ओर लपकी। अरे आप यहाँ सो रही हो और अंदर अलार्म बज रहा है। देखो मेरे पति को क्या हो गया। नर्स उसकी आवाज सुनकर उठ गई। दोनों आईसीयू की तरफ भागे। अंदर विवेक इन दोनों के आने से अनजान था। मधु और नर्स उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे, लेकिन विवेक अब भी अपने इलाज में मगन था। वो इस बात से अनजान था कि बाहर इमरजेंसी अलार्म के चक्कर में मधु और नर्स उसी की तरफ दौड़े चले आ रहे थे। विवेक मंत्र पढ़े जा रहा था। वो अपनी शक्तियां अशोक के शरीर में डालने की कोशिश कर रहा था। अशोक की बॉडी में हलचल हो रही थी। विवेक को यह समझ नहीं आ रहा था कि अशोक के शरीर की हलचल उन्हें ठीक कर रही थी या उनकी हालत और बिगाड़ रही थी। विवेक के अंदर की शक्तियां उसके अंदर बार बार आ जा रही थी। उसके दिमाग का एक हिस्सा उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था और दूसरा हिस्सा उन शक्तियों से डर रहा था। मधु और नर्स आईसीयू के दरवाजे पर पहुंच गई थी। दोनों ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा जैसे अटक गया। एक पल को मधु को लगा कि दरवाजा अंदर से बंद है। किसी के अंदर होने के डर से वो चिल्लाई, कौन है? कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। मधु की आवाज से विवेक जैसे अपने होश में लौट आया। उसने देखा कि उसके सामने अशोक लेटा लेटे हुए थे। उनके शरीर में वाइब्रेशंस हो रहे थे। विवेक ये देखकर डर गया। बाहर से मधु की आवाज आ रही थी। डॉक्टर दुबे भी मधु और नर्स के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पहुंच गए। इसलिए विवेक ने वहां से भाग जाना बेहतर समझा। लेकिन कमरे से बाहर जाने का एक ही दरवाजा था और उस पर मधु खड़ी थी। विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एकदम ब्लैंक हो गया था। मधु, नर्स और डॉक्टर दुबे बाहर खड़े थे। गार्ड्स को आने में टाइम लग रहा था। उन लोगों ने देरी ना करना बेहतर समझा। वो तीनों मिलकर दरवाजा तोड़ने लगे, लेकिन इस बार उनके एक ही धक्के से दरवाजा खुल गया। सबने देखा कि कमरा एकदम खाली था, पर अशोक दर्द से तड़प रहे थे। उनके शरीर में वाइब्रेशंस बढ़ गए थे। अशोक के शरीर में आए बदलाव को देखकर डॉक्टर घबरा गए और बोले, नर्स जल्दी से इंजेक्शन लाओ। नर्स इंजेक्शन बनाने के लिए दौड़ी। डॉक्टर दुबे अशोक के पास गए और उनकी पल्स चेक करने लगे। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही अशोक काले खून की उल्टियां करने लगे। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने देखा कि अशोक की बढ़ी हुई पल्स अपने आप नॉर्मल होने लगी थी। डॉक्टर ने अब भी अशोक का हाथ पकड़ा हुआ था। अचानक उन्हें अशोक की उंगलियां हिलते हुए महसूस हुई। उनकी उंगलियों का हिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अशोक पिछले 1 साल से पत्थर की तरह जमे हुए थे। ये देख डॉक्टर की आंखें चमक गई। लेकिन इधर मधु की हालत घबराहट के कारण खराब हो रही थी। उसने सवाल भरी नजरों से डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने एक्साइटमेंट में उससे कहा, मिसेस बंसल, आई थिंक ही इज गेटिंग बेटर। मधु और डॉक्टर इस बात से इतना खुश हो गए कि दोनों में किसी को भी ये ध्यान नहीं आया कि उन्हें कुछ देर पहले इस कमरे में किसी के होने का शक था। सब ये देखकर खुशी से चहक उठे कि अशोक की हालत में सुधार था। डॉक्टर ने अपने स्टेथोस्कोप से उनकी हार्ट बीट चेक की। उसके बाद उनका बीपी दोनों नॉर्मल था। मधु उनके पास आई। उसे देखा कि अशोक को होश आने लगा था। अशोक को आंखें खोलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। होश में आते ही अशोक ने फिल्मी सा सवाल पूछा, मैं कहाँ हूं? मधु। ये सुनकर मधु इतना इमोशनल हो गई कि वो कुछ कह ही नहीं पाई।
वो बस अशोक से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। डॉक्टर ने मधु से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये चमत्कार हुआ कैसे। इन्हें देखकर तो लगता है ये पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आज सुबह तक तो ये मौत के मुंह में थे। इस पर मधु बोली, भगवान की मर्जी हो तो क्या नहीं हो सकता डॉक्टर, ये चमत्कार उसी का है। मधु इतनी खुश थी कि वो किसी भी सवाल में उलझना नहीं चाहती थी, पर डॉक्टर दुबे सोच में डूबते जा रहे थे। वो आगे बोले, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इनका फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, इससे हम किसी भी तरह के रिस्क से बच जाएंगे। कुछ देर बाद जब वार्ड बॉयज अशोक को स्ट्रेचर पर लेटा रहे थे, तब डॉक्टर दुबे ने नोटिस किया कि वेंटिलेटर बंद था। उनका सर चकराने लगा। उन्होंने मन ही मन कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह तक अशोक बिना वेंटिलेटर के सांस तक नहीं ले पा रहे थे, तो फिर अब ऐसे कैसे बिना किसी मदद के ठीक हो गए? और ये वेंटिलेटर बंद हुआ कैसे? वार्ड बॉयज अशोक को बाहर लेके चले गए। मधु और नर्स भी उनके पीछे पीछे बाहर चले गए। डॉक्टर दुबे खाली कमरे में नजरें घुमाकर देखने लगे। उन्हें कमरे में किसी के होने का शक था। उन्हें बालकनी में किसी की परछाई दिखी। वो एक पल को चौंक गए। उन्होंने खुद को संभाला और बालकनी की तरफ बढ़ने लगे। विवेक बालकनी में छुपा हुआ था। उसने डॉक्टर की सारी बातें सुन ली थी। वो अपने ससुर के ठीक होने को लेकर बहुत खुश था, लेकिन वो किसी के सामने नहीं आना चाहता था। वो जनता था। उसे यूं देखकर उस पर सवालों की बारिश की जाएगी। विवेक उन सवालों से डर रहा था, क्योंकि उनके जवाब वो खुद भी नहीं, जनता था। इसलिए उसने छुपे रहने में ही अपना भला जाना। उसने अपने सामने वाली बिल्डिंग में लगे कांच से देखा कि कोई उसकी तरफ धीमे कदमों से बढ़ा चला आ रहा था। विवेक घबरा गया। उसने वहां से जाने का रास्ता ढूंढना चाहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आईसीयू काफी ऊपर के फ्लोर पर था, इसलिए वहां से कूदना भी सेफ नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़के जा रहा था। तभी उसका ध्यान फायर एस्केप पर गया। वो वहां से उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पास वक्त बहुत कम था। डॉक्टर उसकी तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। डॉक्टर जैसे ही बालकनी में पहुंचे, विवेक वहां से जा चुका था। उन्हें सिर्फ उसकी परछाई ही दिखी। वो उसे रोकने के लिए चिल्लाए भी, लेकिन तब तक विवेक वहां से गायब हो गया था। डॉक्टर ने सोचा कि उन्हें गॉडेस को कहकर उस आदमी का पीछा करवाना चाहिए, लेकिन दूसरे ही पल उनके दिमाग में ख्याल आया कि वो आदमी जिस हिसाब से भाग रहा था, उस हिसाब से चौराहा पार हो गया होगा। कुछ देर बाद डॉक्टर दुबे अपने केबिन में बैठे थे। नर्स ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आई। डॉक्टर, हमने मिस्टर बंसल के सभी टेस्ट्स करवा लिए एंड ही इज एब्सोल्युटली फाइन। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने अपना सिर ऊपर किया और नर्स से बोले, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन सच यही है। इस पर नर्स बोली, डॉक्टर, मुझे आज यकीन हो गया है कि चमत्कार होते हैं। डॉक्टर कुछ सोचते हुए उससे बोले, मुझे नहीं लगता ये चमत्कार है। मुझे लगता है किसी ने चुपके से अशोक का इलाज किया है। कोई था उस कमरे में हमारे अंदर जाने से पहले। कुछ तो चल रहा था अंदर। तुम्हें पता है, अशोक का वेंटिलेटर भी बंद था। बिना वेंटिलेटर के उनके लिए एक पल भी जिंदा रहना मुमकिन था। और मैंने उस कमरे में किसी की परछाई भी देखी थी। नर्स को उनकी बात कुछ समझ नहीं आई, पर वो बोली, डॉक्टर, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सीसीटीवी में फुटेज चेक क्यों नहीं कर लेते? नर्स की ये बात सुनकर डॉक्टर दुबे उछल पड़े और बोले, नर्स प्लीज ऐसा करो कि गॉडेस को सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग लेकर मेरे पास भेजो। नर्स ये सुनकर वहां से जाने लगी। जाते जाते उसे याद आया, डॉक्टर, ये रिपोर्ट्स मैं मिस्टर बंसल की वाइफ को अभी दे दूं? नहीं, अभी मत दो, वो सो गई होंगी। वैसे भी टेस्ट्स में 3 घंटे लगे थे और वो तब भी नींद में थी। और तुम उन्हें अभी उनके पति से मिलने भी मत देना। कहना हमने उन्हें सुबह तक के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा है। ये जवाब सुनकर नर्स वहां से चली गई।
प्रिडोमिनेंट सी देर में सारी रिकॉर्डिंग डॉक्टर दुबे के पास थी। सुबह के 6 बज रहे थे। वो रात भर से जागे हुए थे, फिर भी उनकी आंखों से नींद गायब थी। वो ये जानने को बेकरार थे कि आखिर वो कौन था जो उन्हें भागता हुआ दिखा था, और क्या वाकई उसने अशोक को ठीक किया था, और अगर हाँ तो कैसे। इन सवालों के जवाब उनके लिए बहुत जरूरी थे। उन्होंने रिकॉर्डिंग देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि रात के करीब 2 बजे कोई आदमी आईसीयू वाले फ्लोर पर आया था, लेकिन उस आदमी का चेहरा टोपी और कैमरा एंगल की वजह से ठीक से नहीं दिख रहा था। पर उस आदमी ने लाल रंग की शर्ट और काली जीन्स पहनी थी। उसकी चाल से लग रहा था कि वो अपने होश में नहीं था। कुछ गड़बड़ी थी उसकी चाल में। उसने आईसीयू का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। डॉक्टर दुबे ने अब आईसीयू के अंदर की रिकॉर्डिंग शुरू की। ये रिकॉर्डिंग उस आदमी का चेहरा देखने की उनकी आखिरी उम्मीद थी। अंदर सिर्फ एक कैमरा लगा हुआ था, वो भी ऐसे एंगल पर जिससे अंदर आने वालों की खबर रखी जा सके। वो आदमी जब अंदर आया तो उसका सिर जमीन की तरफ था, इसलिए अंदर आते वक्त भी उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया। डॉक्टर ने देखा कि वो आदमी लेप मलकर, मंत्र पढ़कर कुछ अजीब तरह से अशोक का इलाज कर रहा था। डॉक्टर दुबे को जैसे ही एहसास हुआ कि अशोक तंत्र से ठीक हुए हैं, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। फोन कनेक्ट हुआ तो एक लड़की की आवाज आई। वो लड़की नींद में लग रही थी। वो बोली, हेलो डॉक्टर, इतनी सुबह सुबह कॉल कैसे किया आपने आज? डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोले, आई एम सॉरी, मैंने टाइम नहीं देखा, पर बात ही ऐसी थी कि मैं रुक नहीं पाया। देविका, मुझे लगता है जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया है। ये सुनते ही देविका अपने बिस्तर से उछल पड़ी। उसकी नींद एक ही पल में गायब हो गई। लगभग आधे घंटे में देविका हॉस्पिटल पहुंच गई और अब वो डॉक्टर दुबे के कैबिन में उनके सामने बैठी थी। डॉक्टर ने फॉर्मेलिटी के लिए पूछा, देविका, तुम क्या लोगी? चाय? कॉफी? देविका बात जानने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि वो सब्र नहीं कर पा रही थी। वो बोली, हो कट द क्रैप डॉक्टर, मैं सुबह सुबह यहाँ कॉफी पीने नहीं आई हूं। आप ये बताइए वो है कौन? डॉक्टर थोड़ा झेप गए। वो बोले, मैं ये नहीं जानता कि वो है कौन, लेकिन। ये बात सुनकर देविका चिढ़ गई। वो बोली, आपने ही तो कहा था आपको वो आदमी मिल गया है, अब आप ही। डॉक्टर उसे शांत करते हुए बोले, देविका, मेरी बात सुनो, मतलब वो देखो जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं। डॉक्टर ने देविका को सीसीटीवी फुटेज दिखाई। अशोक के इलाज का प्रोसेस देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बोली, ये तो पंचभूत क्रिया है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, मैं यही बताना चाह रहा था। फाइनली वो इंसान हमें मिल गया है जो तुम्हारे दादाजी को ठीक कर सकता है। देविका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बोली, डॉक्टर, लेकिन ये आदमी है कौन? इसमें इसका चेहरा ठीक से समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर उदास हो गए और बोले, वही तो समझ नहीं आ रहा देविका। बस एक बार ये हमारे सामने आ जाए तो सब कुछ बदल सकता, सब कुछ। दूसरी ओर सुबह मधु जैसे ही उठी, नर्स ने उसे रिपोर्ट्स देते हुए बधाइयां दी। मिसेस बंसल, कांग्रेचुलेशंस, आपके पति अब बिल्कुल ठीक है। उसकी ये बात सुनकर मधु खुशी से झूम उठी। उसने अपने पर्स में हाथ डाला और 2000 का नोट निकालने लगी। फिर उसने कुछ सोचा और वो नोट रखकर 500 का नोट निकाला और नर्स को देना चाहा। 500 का नोट देखकर नर्स को अजीब लगा। वो शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल की नर्स थी, कोई दाई अम्मा नहीं। 500 का नोट देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप रख लीजिए, मेरी तरफ से गरीबों को दे दीजिएगा। ये सुनकर मधु के चेहरे की खुशी और बढ़ गई। वो नर्स से बोली, मैं अपने पति को कब देख सकती हूँ? जवाब देते हुए नर्स बोली, बस कुछ ही देर में उन्हें आईसीयू से प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप तब मिल सकती हैं उनसे। नर्स का इतना कहना था कि मधु ने शनाया को फोन लगाया। हेलो शनाया, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ।
हाँ, सब ठीक है। इनफैक्ट इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हारे डैड पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। कल रात में हुआ ये, अरे मैंने इसलिए नहीं बताया रात में क्योंकि उन्हें टेस्ट के लिए ले गए थे और डॉक्टर ने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ था। तो तुम रात में आकर करती भी क्या? अच्छा, आप सारी बातें फोन पर ही करोगी या हॉस्पिटल भी आओगी? मधु का फोन रखते ही शनाया ने विवेक को उठाया और उसके साथ हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी, जहां वो अनजान लड़की देविका और डॉक्टर दुबे विवेक की ही खोज में थे।